बैन जब हुए ये बाजवा साहब और ये जो फैज साहब अब तो खुद भी वो एक सज़ा काट रहे हैं, तो मीर साहब उसकी क्या बैकग्राउंड थी? वो छोड़े, वो बड़ी लंबी बात है, वो इंटरनेशनल मामलात हैं। उसमें वो चाहते थे जी कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में मैं को रोल प्ले करूं और इंटरव्यू करूं जाके मोदी साहब का। ठीक है जी, काई साहब मेरा ख्याल है ईद का मौका है, तो आप कोई मुस्बत रिपोर्टिंग करें। लेकिन सर मैं वही पूछूंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद आप लोग कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करते? कंप्रोमाइज़ करते हैं, आराम से साफत करें जिस तरह कर रहे हैं। तो देखिए बात यह है कि अब तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं सर। हाँ ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बिल्कुल, अब मैं तो यही कहूँगा कि सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दे दी है, तो इसलिए दी थी कि एंड में आके कंप्रोमाइज़ कर लें। तो हालात जो हैं वो अभी भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिग जैग बना के एक रास्ता निकालें, और अगर पूरा सच नहीं बोल सकते तो कुछ ना कुछ 60%, 70%, 80% मामलात जो हैं वो लोगों को बता दें। आप देखें ना, आज हमने ये कोई मौजूदा सूरत हाल पर बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की, माजी की बातें की हैं। तो माजी की बातें क्यों की हैं? इसीलिए की है ना कि आप फंस ना जाए या हम आपको फंसा ना दें या हम आपको फंसा ना दें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि ईद पे जो शो होता है उसमें जर्नलिस्ट आपस में बैठ जाते हैं। जी जी। और वो क्योंकि एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि बाद में फिर वो अपने चैनल पे वापस नहीं पहुंच सकते। नहीं, हम खैर वफियत से जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मीर साहब वो भी एक इवेंट फुट माजी की बात, आप तो 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं कि वो जब आपने पूरी फाइल ही मेरे हवाले कर दी और हमने कितना केयरफुली लिखा था, उसकी सुर्खी ये थी कि क्या ये इल्ज़ामात सच हैं? हाँ, हैं, इसके बावजूद क़यामत टूट पड़ी हम पे। यानी कि 1997 में आपने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों का किस्सा सबूत के साथ दुनिया के सामने रखा, तो उस दिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाकर कहा गया कि आपके चीफ एडिटर को नहीं छोड़ेंगे और आप इस अखबार की एडिटरशिप से इस्तीफ़ा दे दें। तो चीफ एडिटर जो है वो गिरफ्तार हो गया, मुझे उस अखबार की एडिटरशिप से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। लेकिन वो जो गैर मुल्की जायदादें हैं उसकी वजह से डिसक्वालिफिकेशन तो होगी। एक बात और भी याद करूँ आपको, शायद उन दिनों में मैं यूरोप गया था, तो मैं तुहानू फोन किया सी, मैं कि मीर साहब मैं वापस आ जावा, तुसीं कहते यार तेरी कख नहीं निकलिया, ना कोई PhD का चैक निकलिया है, ना कोई तेरा प्लाट निकलिया, लेकिन तेरे ताल्लुकात ठीक बंदे नाल नहीं। आपको याद है? सर अलग अलग कमेंट्स कीजिएगा 1987 से अब तक। सर आपने जब 9/11 से अब तक बहुत से इंटरव्यूज़ किए होंगे, बहुत से इंटरव्यूज़ किए, जिसमें हर वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू किया, सदर ममलकत जो है उनके इंटरव्यूज़ किए। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। किस शख्सियत को आप 100 नंबर देते हैं? उनके कारकर्दगी जो जिसके लिए उनको मुंतखब किया गया था, या परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी दौर रहा, परवेज़ इलाही साहब के दौर रहा, शुजात साहब का भी दौर रहा? 100 नंबर किस शख्सियत को देते हैं आप? बड़े लीडर को, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब और चौधरी बरादरान और इमरान खान, और अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब? सर बहुत सी शख्सियात हैं, मैं बताऊं आपको एक का किसी का, मिसाल के तौर पे मैं शेरबाज मज़ारी साहब से जब मिलने गया तो मैं उनकी लाइब्रेरी देख के मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। और हमारे नए आज के जो सियासत में लोग हैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतना कोई शख्स पढ़ता होगा। आप लोगों ने, हामिद मीर साहब ने भी देखी होगी उनकी लाइब्रेरी, शेरबाज मज़ारी साहब की लाइब्रेरी बहुत देखी, और उनमें से बहुत सी शख्सियात अब नहीं हैं। और मतलब मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे मिल के। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जब गुफ्तगू हो, अच्छा ये होता है ना कि बहुत से जो लीडर्स होते हैं वो फिर उसके बाद ये होता है क्योंकि वो ज़रा मुहतात गुफ्तगू कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो वो वज़ीर आज़म होते हैं या वो वज़ीर आज़म उन्होंने बनना होता है, तो ज़रा मुहतात गुफ्तगू कर रहे होते हैं, खुली खुली बात नहीं कर रहे होते। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ इंटरव्यू में, जरदारी साहब के साथ इंटरव्यू में जो है खुली खुली बात होती थी। इसी तरह से भुट्टी साहब का जब इंटरव्यू हुआ तो वो उस पर भी बड़ा, लेकिन यह है कि बलोच जो रहनुमा जिनसे
मेरा इंटरेक्शन हुआ, हामिद मीर साहब इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं, जो उस वक्त के बलोच लीडर्स थे ना, वो पढ़ते बहुत थे। इसी तरह से जो पंजाब के लीडर्स थे तमाम सूबों के लिए, वो उनका एक उनकी पूरी हिस्ट्री होती थी। आप नसरुल्लाह खान साहब के साथ बैठ जाएं, आप काजी हुसैन अहमद साहब के साथ बैठे, आपका दिल नहीं करेगा, नूरानी साहब के साथ आप बैठ जाएं, आपका दिल नहीं करेगा इनके पास से उठने को। या उस वक्त के जो मीडिया के लोग हैं, मतलब मैं तो मीडिया कहें या ज़रा ब्लॉक के लोग कहें, आप उनकी महफिल में बैठे, आपका दिल नहीं करेगा उठने को अब्बास सत्तार साहब के पास से, क्या आप उठें? वो पूरी तारीख है उनकी। और ऐसी बेशुमार शख्सियात जो अब नहीं है, जैसे ज़ियाउद्दीन मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और बेशुमार लोग। तो बात यह है कि अब मैं तो रैंडमली किसी एक का नाम नहीं लिया, खान साहब वो खान साहब इतने खुल के बात करते थे इमरान खान साहब के, हाँ भी बात करूँ, उनसे सवाल ही पैदा नहीं होता कोई पर्ची पे लिख के जाए। तो बेशुमार शख्सियात हैं, कुछ दुनिया में हैं, कुछ नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे हमेशा वो रहेगा, फ़ख्र इस बात पर रहेगा कि क्योंकि टीवी में सबसे पहले मैं आ गया, ये लोग सारे इंटरनेशनल मीडिया पे थे उस वक्त तक, यानी हामिद मीर साहब BBC पे, CNN, तो मुझे बहुत ये इस बात की खुशी है कि जो लोकल मीडिया पे बेशुमार शख्सियात जो थी, वो मैं उनको शो में लेता था, इनकी बातों से मैं सीखता था। हामिद मीर साहब मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तानी टीवी चैनल पे मेरे पास आए, नजम सेठी साहब, ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मुझे मिल गया था वो मौका, तो मैं इन सबसे बात करके और फिर बड़ा सीखता था कि यार अरे ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त है सारा सिलसिला। मीर साहब कोई फाइनल बात करें, फिर हम मैं गुलामी साहब और बाकी और लोग बहुत सारी चीज़। देखिए, ज़्यादा लोग बात करते हैं उसामा बिन लादेन की, वो एक स्टोरी थी जी, लेकिन मेरा ख्वाब था इंटरव्यू करना नेल्सन मंडेला का। तो जब मैंने 1995 में नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू किया था ऑकलैंड, न्यूजीलैंड सर, तो एक तरह से वो मेरा एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। लेकिन जिस शख्सियत को इंटरव्यू करते हुए महसूस होता था कि इसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है सर, तो उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अकबर बुख्ती साहब और अताउल्लाह मैंगल साहब, ये शख्सियात थी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बलोच लीडर थे ना जो, वो बहुत पढ़ा करते थे और वो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बात किया करते थे। अब हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह के लोग तलाश करें, लेकिन मिलते नहीं। अब नहीं मिलता। ये एक हमारा क्राइसिस। सहाफत में भी बड़े लोग थे, अब देखें ना, सहाफत में भी बड़े लोग हैं, वारिस मीर साहब, अब्बास सत्तार साहब, जवाद नज़ीर जैसे मुन्नू लोग भाई हैं, मुन्नू भाई। तो मुन्नू भाई तो जो है वो आपको याद है ना कि मुन्नू भाई, जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया तो इत्तेफाक की बात यह है कि मुन्नू भाई रोज़नामा पाकिस्तान से जंग में चले गए सर, और मैं जंग से निकल के पाकिस्तान अखबार में आया, तो मुझे कहा गया कि आपने पेज 2 पे कॉलम लिखना है जहां मुन्नू भाई का कॉलम छपता था। मैंने जब कॉलम लिखना शुरू किया तो मैं मुन्नू भाई से जाके गाइडेंस लेता था, हालांकि उनकी जगह लिख रहा था, और वो बहुत बड़े दिल के मालिक थे और वो हमें सिखाया। मैं मुनीर नियाज़ी साहब से जब मिला, मुनीर नियाज़ी साहब, यार मैं उनसे मिला तो क्या दरवेश लोग थे। मुनीर नियाज़ी साहब, अहमदुद्दीन कासमी साहब, आप जरा मीडिया से हटके भी देखिए ना, सियासत से हटके भी, तो ये बड़े, डॉक्टर इसरार अहमद, इत्तेफाक है कि इस महफिल का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी ये वक्त गुजर गया। बड़ी मेहरबानी। हामिद मीर साहब हमारे साथ थे, तो डॉक्टर आखिरी छोटा सा सवाल सर, क्विक, क्योंकि सर, वारिस मीर साहब की आपने बात की, मैं इस पे प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कि आपने जर्नलिज्म जो है उनसे उनको देख के शुरू, यानी इसमें आए जर्नलिज्म में? देखिए, ये उनको देखकर तो नहीं आया। सच्ची बात यह है कि जब मैंने स्कूल के ज़माने में अखबारों में लिखना शुरू किया तो वो मुझे डिस्करेज करते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं सहाफ़ी बनूं। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने मुशाहिद हुसैन साहब दी मुस्लिम के एडिटर थे, तो मैंने लाहौर से इनको स्टूडेंट डायरी लिख के भेजनी शुरू की, तो ये छाप देते थे, इनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। तो एक दिन मेरी अम्मी ने ना बड़े फ़ख्र से मेरे वालिद साहब के सामने ना रखा दी मुस्लिम, ये मेरे बेटे का की आर्टिकल छपी है। मेरे वालिद साहब ने बुला के मुझे समझाना शुरू कर दिया, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं, तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये बहुत ख़तरनाक प्रोफेशन है, तुमने नहीं इस तरफ जाना। और फिर उन्होंने मुझे बाकायदा डिस्करेज किया, तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं सहाफ़ी बनूँ। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने ख़ुद बड़ी मुश्किलात का सामना किया था बतौर सहाफ़ी। हालांकि वो तो उस्ताद थे लेकिन कॉलम लिखते थे जंग में। तो
क्योंकि फिर उनकी वफात हो गई तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैं सहाफ़ी बन गया। तो मेरी वालदा ने और मेरे दादा जान मीर अब्दुल अजीज़ साहब, उन दोनों ने मुझे इनकरेज किया, तो मैं सहाफ़ी बन गया।